डियर स्टूडेंट्स, आधुनिक भारत के इस क्लास में आपका स्वागत है। हम लोग पिछले क्लास में 1857 के पूर्व के विद्रोह का अध्ययन कर रहे थे। उस प्रथम क्लास में हम लोगों ने जिस चीज़ को डिस्कस किया था कि आखिर 1757 से लेकर के 1857 तक के बीच का जो विद्रोह है, जिसको हम शीर्षक दिया है 1857 के पूर्व का विद्रोह या प्रारंभिक विद्रोह, तो आखिर लोगों ने क्यों विद्रोह किया। तो उसके सामाजिक परिवेश को देखा था हम लोगों ने, धार्मिक परिवेश को देखा था और राजनीतिक परिवेश को देखा था, प्रशासनिक परिवेश को देखा था। साथ ही साथ सबसे महत्वपूर्ण जो परिवेश था 1857 के विद्रोह के पूर्व के विद्रोह का, वो आर्थिक शोषण था। और इस प्रकार से हम लोगों ने ये तय किया था कि ब्रिटिश शासन के द्वारा जो भारतीयों का आर्थिक शोषण किया गया, वही शोषण उस समय के 100 वर्षों के विद्रोह का, विभिन्न विद्रोह का कारण था। अब इन 100 वर्षों के अंदर जो विद्रोह हुए उस पर बहुत ज्यादा अध्ययन हुआ है। प्रारंभ में अंग्रेजों के स्रोत सामग्रियों के आधार पर जब अध्ययन किया गया, तो जैसा कि प्रारंभिक क्लास में हमने बताया था कि इसको डकैती की संज्ञा दी गई। लेकिन बाद के कालों में भारतीय इतिहास में एक इतिहासकारों का वर्ग उभर करके सामने आता है, जिसको सबल्टर्न इतिहासकार बोलते हैं। सबल्टर्न इतिहासकार का यह इतिहास का अर्थ ये होता है कि क्षेत्रीय आधार पर, स्थानीय आधार पर या आम जनता के इतिहास का अध्ययन करना। इतिहास का जो अन्य स्कूल है, जैसे वामपंथी है, वो एक विचारधारा है कि मार्क्सवादी दृष्टिकोण से इतिहास का अध्ययन करता है। जो दक्षिण पंथी है वो धार्मिक दृष्टिकोण से इतिहास का अध्ययन करता है। जो राष्ट्रवादी है इतिहासकारों का वर्ग, उसके लिए राष्ट्र ज्यादा महत्वपूर्ण है और उन्हीं सभी घटनाओं का विवरण देता है राष्ट्रीय स्तर पर जो घटी है। जनता के मुद्दों को या स्थानीय मुद्दों को या क्षेत्रीय मुद्दों को नवीनतम इतिहास के क्षेत्र में एक वर्ग पैदा हुआ, उन लोगों ने उठाना शुरू किया और उसी को हम लोग सबल्टर्न इतिहासकार या उस इतिहास को सबल्टर्न इतिहास कहते हैं। तो इसमें कुछ नाम आपको याद रखना होगा, जैसे पीटर बर्ग, ठीक है, पीटर बर्ग, जैसे हॉब्सबॉम, जैसे कुंवर सुरेश सिंह, कुंवर सुरेश सिंह, एक और नाम है कैथरीन गफ। कैथरीन गफ। इन सबों ने अलग अलग बातें कही हैं, लेकिन जो सामान्य बातें हैं 1757 से 1857 के विद्रोह को लेकर करके, वो सामान्य बातें ये इन लोग से उभर करके सामने आई। वो ये कि इस काल में, यानी 1757 से लेकर करके 1857 तक का जो पीरियड है, इस पीरियड में अलग अलग स्वरूपों का विद्रोह हुआ, अलग अलग स्वरूप का विद्रोह हुआ, ठीक है। और अलग अलग स्वरूप का विद्रोह हुआ, तो इस विद्रोह का वर्गीकरण किया गया, क्लासिफिकेशंस किया गया, ठीक है। क्या किया गया? क्लासिफिकेशंस किया गया, यानी वर्गों में रखा गया। जैसे क्लासिफिकेशंस किस रूप में किया गया, तो पहला दिया गया कि राजनीतिक, एवं धार्मिक विद्रोह। दूसरा वर्ग बनाया गया विद्रोह का
जिसका नाम दिया गया अपदस्थ शासकों के आश्रितों का विद्रोह। शासकों के आश्रितों का विद्रोह। तीसरा वर्गीकरण दिया गया कि अपदस्थ शासकों का विद्रोह। अपदस्थ शासकों का विद्रोह। और चौथा नाम दिया गया जनजातीय विद्रोह, ट्राइबल्स रिवोल्ट। अब देखिए कि इसको हम लोग को समझना है कि जो वर्गीकरण है इसका क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों हम लोग वर्गीकृत करके पढ़ रहे हैं। तो वर्गीकरण करने का हम लोग के दृष्टिकोण से जो उद्देश्य है कि वर्गीकृत करके पढ़ने से जो है वो चीज़ें स्पष्ट हो जाती हैं, सरल हो जाती हैं, याद करने में समझने में आसानी होती है। लेकिन इतिहास के दृष्टिकोण से वर्गीकरण इस उद्देश्य से नहीं किया गया। जैसा कि अभी अभी हमने आपको कहा कि प्रारंभ में इसको एक डकैती की संज्ञा दी गई, यानी अंग्रेजों के द्वारा। क्यों? क्योंकि वो अपने शासन के औचित्य को साबित करना चाहते थे। वो ये नहीं दिखाना चाहते थे कि हम लोग के आर्थिक शोषण के कारण ये विद्रोह हो रहा है, बल्कि वो ये दिखाना चाहते थे कि हम लोग का शासन तो काफी उचित है, हम लोग मानवीय काम कर रहे हैं, यहाँ के लोग असभ्य हैं, यहाँ के लोगों को शासन करना नहीं आता है, और जब अच्छे से शासन कर रहे हैं तो हम लोगों के खिलाफ जो है डकैतियां की गई, हम लोगों पर आक्रमण किया गया। हालांकि ये बात पूरी की पूरी गलत है। तो जब देश स्वतंत्र हुआ और सबाल्टर्न स्कूल भर करके सामने आया और इन 100 वर्षों के इतिहास का जब उन लोगों ने अध्ययन किया तो पाया कि ब्रिटिश अप्रोच, ये दृष्टिकोण इन विद्रोहों के परिवेश में जो डकैती का है वो पूरा पूरा गलत है, बल्कि ये क्रूर शोषण का परिणाम था, घोर शोषण का परिणाम था अंग्रेजों के द्वारा। यहाँ के धार्मिक और सामाजिक मामलों में हस्तक्षेप करने का परिणाम था। जो प्रशासनिक एकीकरण किया गया, उस प्रशासनिक एकीकरण से सभी का समान रूप से शोषण हुआ, उसका परिणाम था ये सभी विद्रोह। करने के क्रम में उन लोगों ने पाया, सबाल्टर्न स्कूल के इतिहासकारों ने, कि इतने व्यापक पैमाने पे लगभग बताया जाता है कि 1857 से पहले 200 विद्रोह हुए। पढ़ाएंगे तो आपको 10-15, लेकिन वास्तविक रूप से जो है वो 200 विद्रोह हुए, छोटे बड़े। तो इतना बड़ा विद्रोह होने के बावजूद भी अंग्रेज भागे क्यों नहीं? तो इसका जवाब ये है कि 1857 से पहले जो भी विद्रोह हुए वे सब के सब क्षेत्रीय थे, एकांगी थे, और सभी विद्रोहों का उद्देश्य और हित अलग अलग था। इसीलिए अलग अलग नेताओं के नेतृत्व में हुआ और एक विद्रोह दूसरे विद्रोह से जुड़ नहीं पाया। हर विद्रोह को या तो अंग्रेजों ने दबा दिया या उनकी कुछ मांगों, छोटी मोटी मांगों को मान कर करके उनको अपने पक्ष में कर लिया। तो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि सबका उद्देश्य, नेचर अलग अलग था विद्रोह का। तो जब नेचर अलग अलग था तब इन सबाल्टर्न इतिहासकारों ने उन विद्रोहों को उनके स्वरूपों के आधार पर वर्गीकृत किया, क्लासिफाइड किया। इसलिए क्लासिफिकेशंस के साथ पढ़ना बहुत जरूरी है। तो शुरू में जो क्लासिफिकेशंस किया गया था ना, वो क्लासिफिकेशंस 3 ही था। आमतौर पे इतने सारे जो 4 हिस्टोरियन का हमने, सबाल्टर्न इतिहासकार का हमने नाम जो बताया आपको, तो इन्होंने अपना अध्ययन करके एक सामान्य सा बात कहा कि स्वरूप पर उन लोगों ने डिस्कस किया। लेकिन कुंवर सुरेश सिंह जो हैं, इनका काम यह है कि कुंवर सुरेश सिंह ने ही वर्गीकरण किया, क्लासिफिकेशंस किया स्वरूप के आधार पर। तो कुंवर सुरेश सिंह ने जो क्लासिफिकेशंस किया स्वरूप के आधार पर, तो उन्होंने शुरू में बताया कि सिर्फ 3 ही प्रकार के विद्रोह हुए थे, यानी राजनीतिक और धार्मिक विद्रोह। इसका अर्थ यह हुआ कि धार्मिक प्रवृत्ति के लोग
अंग्रेजों की नीति से जब असंतुष्ट हुए, उन लोगों ने विद्रोह किया, तो राजनीतिक शक्ति से प्रभावित लोगों ने उनका साथ दिया और इस तरीके से ऐसा जो विद्रोह हुआ, उस विद्रोह को इस श्रेणी में यानी राजनीतिक और धार्मिक विद्रोह की श्रेणी में रखा कुंवर सुरेश सिंह ने। उसके बाद उन्होंने पाया कि बहुत सारे ऐसे विद्रोह थे कि वो उनके लोग जो थे वो किसी समय में भारतीय शासकों के यहाँ सेना में थे, नौकरी में थे। अब उन शासकों का शासन जब समाप्त हुआ तो ये लोग बेरोजगार हो गए और बेरोजगार होने के बाद क्या करने लगे? कृषि का काम करने लगे। ऐसी परिस्थिति में अधिक भू राजस्व जब हुआ तो लोगों ने विद्रोह किया। इसलिए दूसरी श्रेणी में कुंवर सूरज सिंह ने रखा है अपदस्थ शासकों के आश्रितों का विद्रोह, और तीसरा श्रेणी उन्होंने रखा कि अपदस्थ शासकों का विद्रोह ने जिन शासकों की सत्ता को छीन लिया अंग्रेजों ने, उनके राज्य को अपने राज्य में विलीन कर लिया, तो वो भी बेरोजगार हो गए, उनकी स्थिति भी दयनीय हो गई। तो उनका जब शोषण हुआ तो उन्होंने भी समय आने पे विद्रोह किया। तो कुंवर सुरेश सिंह ने इस प्रकार से वर्गीकरण जो किया वो 3 वर्गों में वर्गीकृत किया। और जनजातियों के बारे में उनका विद्रोह, उनका विश्वास था कि जनजातियों का विद्रोह जो था वो अंग्रेजों के खिलाफ नहीं था, जनजातियों का विद्रोह यहीं के लोगों के खिलाफ था। इसीलिए इसको उन्होंने अपने वर्ग में शामिल नहीं किया। लेकिन बाद में जब अध्ययन हुआ तो पता चला कि नहीं साहब, जनजाति लोगों ने भी तो अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया है। हाँ, ये बात सच है कि जनजातियों का विद्रोह भारतीयों के साथ साथ अंग्रेजों का भी विद्रोह था, के खिलाफ था। सिर्फ अंग्रेजों के खिलाफ नहीं था, लेकिन अंग्रेजों के खिलाफ था। तो इस कारण से बाद में चल करके वर्तमान समय में वर्गीकरण में जनजातियों के विद्रोह को भी शामिल कर दिया गया। क्लियर? तो ये कंसेप्ट आपका पूरा क्लियर होगा कि क्यों वर्गीकरण किया गया। तो हिस्टोरियन का नाम, वर्गीकरण के कारण, ये सब मैंने आपको बताया। अब देखिए, अध्ययन की सुविधा के लिए हम बारी बारी से जो है वो एक एक टॉपिक उठाएंगे। तो आज का हमारा टॉपिक जो होगा कि राजनीतिक एवं धार्मिक प्रकृति का जो विद्रोह था उसको हम लोग लेंगे। ठीक है? तो उसमें जो पहला विद्रोह है इस वर्गीकरण वाला, उसमें पहला है सन्यासी विद्रोह। क्या? सन्यासी विद्रोह। सन्यासी विद्रोह। ये सब ऑब्जेक्टिवली भी काफी महत्वपूर्ण है। आपको जीएस का जो देते हैं उसमें, तो उसमें आपको कोई क्वेश्चन ही नहीं छूटेगा अगर इस ढंग से पढ़िएगा तब। यूपीएससी का अगर आप दे रहे हैं तो पीटी मेंस सबके लिए इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो इसलिए जो भी पढ़ रहे हैं वो सभी जनरल कंपटीशंस की तैयारी कर रहे हैं, मान लिया जाए रेलवे का या अन्य लिखित वर्गीय परीक्षा का, तो उसके लिए भी आपको काफी ये महत्वपूर्ण है। उसी एंगल से आप इसको देखिए। क्लियर? तो देखिए, सन्यासी थे कौन? तो इस पर जब हम दृष्टि डालते हैं तो पाते हैं कि सन्यासी में जो थे वो गिरी और नागा थे। गिरी और नागा आज भी सन्यासी हैं। तो ये गिरी और नागा जो वर्ग था, ये आरंभ में सन्यासी नहीं थे। ये गिरी और नागा एक जाति है जो अधिकांशतः सन्यास धर्म का पालन करती है। आज भी बहुत सारे लोग नहीं करते हैं। तो ऐसी परिस्थितियां उस समय थी कि गिरी और नागा जो लोग थे वो आरंभ में सेवा में थे। क्या चीज में थे? सर्विस में। जैसे अभी आप गवर्नमेंट की सर्विस करते हैं ना, तो वैसे किनकी सेवा में थे? तो बंगाल प्लस अवध के नवाब की सेवा में। ठीक है? इसके अलावा मराठे प्लस राजपूत राजा, इनकी सेवा में ये थे, गिरी और नागा साधु। अब देखिए, इनका सत्ता जब समाप्त हो गया
ठीक है। इनका सत्ता जब क्या हुआ, समाप्त हो गया। समाप्त होता है, तो इनकी सत्ता के समाप्ति के बाद ये जो थे गिरी और नागा क्या बन गए, सन्यासी बन गए। पहले सन्यासी नहीं थे, ठीक है ना। अब देखिए, ये जब सन्यासी बन गए तो जंगल झाड़ में समाज से दूर रहा करते थे, समाज से इनका कोई लगाव नहीं था। लेकिन इसी बीच में 1763 ईस्वी में बंगाल में अकाल पड़ा। क्या हुआ, अकाल पड़ा। अकाल पड़ा। और दूसरा घटना यह हुआ कि तीर्थ यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया गया। तीर्थ यात्रा पर प्रतिबंध लगा। अब ये दो कारणों से, ये जो दो कारण आप देख रहे हैं, इसके कारण से 1763 में सन्यासियों ने विद्रोह कर दिया। और सन्यासियों ने जब विद्रोह किया तो इनका साथ भी दिया। सन्यासी विद्रोह कर रहे हैं तो ये एक धार्मिक प्रकृति का है, लेकिन साथ दिया जिन लोगों ने, वो जनसाधारण ने साथ दे दिया। तो ये जनसाधारण ने साथ दे दिया तो ये राजनीतिक हो गया, ठीक है ना। और ये विद्रोह 1763 से जो चला वो 1800 ईस्वी तक चला। कब तक चला, ईस्वी तक चला। अब ऐसी परिस्थिति में इन सन्यासियों के द्वारा क्या किया गया, तो जो अंग्रेजों के ठिकाने थे, या अंग्रेजों की ठिकानों को हम लोग कोठी बोलते थे, ठीक है ना, को कोठी को लूट लिया, ठीक है। और इस विद्रोह का जो चित्रण है कि कितना विध्वंसकारी था, वो दो लोगों ने किया है। एक बंकिम चंद्र चटर्जी ने, एक किताब ही लिख दी सन्यासी विद्रोह पर, जिसको हम लोग बोलते हैं आनंद मठ। क्या बोलते हैं, आनंद मठ। और दूसरा A.N. चंदर, इन्होंने नाम ही से किताब लिख दिया सन्यासी विद्रोह। और जो जो घटनाएं घटी इस विद्रोह के दौरान, वो इन दोनों किताबों में आपको मिलेगा। ये जो गिरी और नागा जो है लोग थे, ये वास्तव में शंकराचार्य के अनुयायी थे। शंकराचार्य के, देखिए शंकराचार्य जो ओरिजिनल शंकराचार्य थे, तो उनकी तो मृत्यु 813 में ही हो गई थी, सॉरी 809 या 13 में हो गई थी। उसके बाद शंकराचार्य पदवी हो गई। जो चार ओरिजिनल शंकराचार्य जो पीठ स्थापित किया था 4 स्थानों पे, तो हर स्थानों के पीठाधीश शंकराचार्य कहलाते थे। और वो सनातन धर्म की उपासना का उपदेश देते थे, और उनके पास लिटरेचर बहुत समृद्ध था, ज्ञान बहुत ज़्यादा था। आज भी जो शंकराचार्य हैं वो बहुत ज्ञानी होते हैं और बहुत ज़्यादा उनके पास लिटरेचर होता है। असल सनातन धर्म का जो स्वरूप दिखाई पड़ता है वो उनके पास ही दिखाई पड़ता है। तो ये शंकराचार्य के अनुयायी थे, और इस प्रकार से इन्होंने अपने धर्म का पालन किया। आप गौर से देखिए तो नागा और गिरी जो साधु थे, उन्होंने जीवन तो उस पीरियड में अपना प्रारंभ किया अपने जीविका के रूप में बंगाल के नवाब में, अवध के नवाब में, या मराठों की जो रियासतें थी वहाँ
या राजपूतों की रियासतें थी वहां। अब ऐसी परिस्थिति में अंग्रेजों ने इन रियासतों पर जैसे जैसे कब्जा किया तो वैसे वैसे ये जो गिरी और नागा जाति के लोग थे ये नौकरी से बेदखल कर दिए गए। तब इन्होंने क्या किया, चूंकि इनका पुश्तैनी पेशा सन्यासी था, यहां पेशा शब्द इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं कि हर जाति का कोई ना कोई काम होता है, तो नागा और गिरी का काम जो था वो सन्यास धर्म का पालन करना था। इसलिए इनका आप पेशा तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन जो आदमी काम करता है तो फिर वही पेशा हो जाता है, जीवन उसी में गुजार देते हैं। तो इन्होंने सन्यास ग्रहण कर लिया, जंगलों में रहने लगे और अपने सनातन धर्म को जो है वो स्थापित करते रहे। इनकी भी समाज में उपयोगिता थी, यूजलेस इसको आप नहीं कर सकते। ऐसी परिस्थिति में अंग्रेजों ने बहुत कम समय में, यह समय कब है 1763, 57 में बंगाल में अंग्रेजों ने कब्जा किया और 57 से लेकर 63 तक जो शोषण हुआ उस शोषण की परिणति क्या हुई, तो बंगाल अकालग्रस्त हो गया। बंगाल में जो 63 का अकाल शुरू हुआ उसका कारण प्रकृति प्रदत्त नहीं था। बंगाल में 1763 का अकाल मानव प्रदत्त था। मानव प्रदत्त किस प्रकार से कि अंग्रेजों ने लूट का धंधा इतना व्यापक पैमाने पे चलाया, टैक्सेशन इतना ज्यादा कर दिया गया कि जो कृषक वर्ग था उसका उत्पादन करने के प्रति लगाव ही खत्म हो गया। लोग जमीन छोड़कर भागने लगे। फसल जिस अनुपात में उत्पन्न होता था उस अनुपात में उत्पन्न नहीं हुआ, इस डर से कि यदि उत्पादन करेंगे तो इसके भोग हम नहीं करेंगे, या तो नवाब के पास चला जाएगा या फिर अंग्रेजों के पास चला जाएगा। तो ऐसी परिस्थिति में जब हमें लाभ ही नहीं होगा तो हम ऐसा उत्पादन क्यों करें। तो उत्पादन के प्रति अनिच्छा के कारण यह अकाल पैदा हुआ और इसके लिए उत्तरदायी कौन था, तो ब्रिटेन का बंगाल में पूर्ण हस्तक्षेप। बात समझ में आई। अब इससे सिर्फ सन्यासी ही प्रभावित, इससे सिर्फ आम जनता ही प्रभावित नहीं हुई। इसी के साथ साथ अंग्रेजों ने क्या किया कि तीर्थ यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया। तीर्थ यात्रा से कौन प्रभावित हुए, तो यही गिरी और नागा साधु। तीर्थ यात्रा भारत में काफी महत्वपूर्ण है, सिर्फ ऐसा नहीं कि सनातन धर्म के लोगों के लिए, बल्कि कहा जाए कि भारत में जितने धर्मावलंबी हैं सभी धर्मावलंबियों में तीर्थ यात्रा का काफी महत्वपूर्ण स्थान है। हिंदुओं में देख लीजिए कि चारों धाम की यात्रा करने से लोगों का विश्वास है कि हमें स्वर्ग प्राप्त होगा। मुसलमानों में एक वर्ग है जो मज़ारों को ज़्यादा मानता है, तो वो वर्ष में एक बार अपना यात्रा शुरू करेगा, हर मज़ार जाएगा। उनके पास भी एक कल्चर है। सिखों को देखिए तो जिस से लगाव सिख गुरुओं का जिन स्थानों पर रहा है हर स्थान पे सिख लोग जाते हैं। तो धार्मिक दृष्टिकोण से यात्रा करना, जिसको तीर्थ यात्रा कहते हैं, ये भारतीय संस्कृति का एक भाग रहा है। और जो गिरी और नागा थे उनके लिए तो ये उनकी उपासना का अभिन्न अंग था। और अंग्रेजों ने ऐसा इसलिए किया तीर्थ यात्रा पर प्रतिबंध कि भारत के लोग उस समय यातायात के कम साधनों के कारण आपस में जो जुड़े हुए थे, आपस में एक दूसरे का जो समाचार मिलता रहता था वो इन्हीं साधुओं के द्वारा मिलता था। तो एक जगह का एक्सप्लॉयटेशन दूसरी जगह के एक्सप्लॉयटेशन की जानकारी एक दूसरे को ना मिले, अंग्रेजों का कृत्य के बारे में पता ना चले लोगों को, इस उद्देश्य से अंग्रेजों ने तीर्थ यात्रा पर प्रतिबंध लगाया था। और इसकी परिणति क्या हुई कि ये गिरी और नागा जो साधु थे वो आंदोलन पर कूद पड़े। और इसका चूंकि जनसाधारण में भी आर्थिक शोषण हो रहा था तो जनसाधारण ने भी उनका साथ दिया। और पूरे बंगाल में, चूंकि ये पहले सेना में थे तो सारी ट्रेनिंग लिए हुए थे, शारीरिक श्रम इनके पास था, तो ऐसी परिस्थिति में इनका विद्रोह जो है वो बहुत भयंकर रहा, पूरे बंगाल में आतंकित किया। और ये 1 साल 2 साल नहीं बल्कि बहुत लंबे वर्षों तक
यानी 1763 ईस्वी से लेकर 1800 ईस्वी तक ये विद्रोह बंगाल में चला और बहुत अंग्रेजों के खिलाफ जितनी कोठियां थीं जहां अंग्रेज रहा करते थे, उनका माल रहता था, उसको लूट लिया गया। आज इसका सजीव चित्रण जिस व्यक्ति ने किया है उस व्यक्ति का नाम था बंकिम चंद्र चटर्जी, जिन्होंने अपने ग्रंथ ही लिखा आनंद मठ और उसी आनंद मठ में इसका वर्णन किया है। दूसरे व्यक्ति थे जिनका नाम है A.N. चंदर। उन्होंने सन्यासी विद्रोह नाम की पुस्तक ही लिखी और इसी पुस्तक में जो है वो सारे घटनाओं का विवरण दिया गया है। आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इतना जितना बोर्ड पर लिखा हुआ है उतना सफिशिएंट है। क्लियर? आगे बढ़े। अब देखिए दूसरा जो विद्रोह था सन्यासी के बाद वो है फकीर आंदोलन। कौन? फकीर आंदोलन। सर वहाँ पे कोठी कर लीजिए, हाँ? अंग्रेजों की कोठी। हो गया। अच्छा, फकीर आंदोलन लिखने के क्रम में हो जाता है। अब देखिए ये कौन थे, भी बड़ा इंटरेस्टेड है फकीर आंदोलन, और पृष्ठभूमि के साथ पढ़ेगा तो ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। ऐसे देखिए पढ़ने से क्या होता है, रटने से आपको चीज स्थायी नहीं होती है, समझ कर करके याद करने से चीज स्थायी हो जाती है, रिकॉल भी होता है, और लेक्चर ज्यादा सहयोगी बनता है मेमोराइज करने में, ये चीजों को याद रखने में बहुत दिन होता है। इसको हम फकीर आंदोलन को भी उसी ढंग से आपको लेना चाहते हैं। ये फकीर आंदोलन थे क्या? तो ये फकीर की जो जाति थी वो मदारी और बरहाना थी। अब देखिए मदारी और बरहाना हमने यहां जाति लिख दिया, ये पूरी तरीके से गलत है। ये जाति थी ही नहीं, लेकिन फिर भी हमने लिखा तो क्यों? ना होते हुए भी ये जाति बन गई। धार्मिक दृष्टिकोण से कैसे वो समझाना चाह रहे हैं आपको। ये मदारी और बरहाना जो था वास्तव में ये सूफी थे। सूफी आंदोलन आप लोग पढ़ चुके हैं। सूफी आंदोलन जब हमने पढ़ाया था आपको तो हमने बताया था कि सूफियों का दो वर्ग था, एक बाशरा और दूसरा बेशरा। बाशरा सूफी उसको बोलते थे जो शरीयत को मानता था, इस्लामी नियमों को मानता था, और बेशरा सूफी उसे कहा जाता था जो इस्लामी नियमों को नहीं मानता था। तो ये मदारी और बरहाना जो सूफियों का एक वर्ग था वो बेशरा था, यानी ये इस्लामी नियमों को या शरीयत को नहीं मानता था। तो यहां इस सिलसिला या संघ है, ये एक सिलसिला हो गया, एक संघ हो गया, को स्थापित करने वाले शाह मदार थे। कौन? शाह मदार। इनका कानपुर में मकवानपुर एक जगह है, मतलब छोटा कस्बा कह लीजिए, वही इनका मजार है, वही इनका हेडक्वार्टर है, और इन्हीं के उत्तराधिकारी जो खलीफा कहते हैं वो आपके बिहार में, जिनका नाम है जमालुद्दीन जाने मन जन्नती उर्फ जत्ती, जिनका मजार जो है वो हिलसा में है, पटना डिस्ट्रिक्ट में हिलसा एक जगह है, वहां इनका मजार है। तो ये लोग बड़ा विचित्र तरह का चीज करते थे। ये जो भी नाम हमने लिया ये यहां के नहीं थे, ये सब मध्य एशिया से आए थे, लेकिन आने के बाद इन्होंने यहां योगियों का रूप धारण कर लिया। जैसे हिंदू योगी रहते थे और उन योगियों के तरह जीवन व्यतीत करने लगे, तो योगी भी उनके सहयोगी बन गए। इसमें यह भ्रम में आप मत रहिए कि ये हिंदू बन गए, ये रहे मुसलमान ही, लेकिन इनकी वेशभूषा, इनकी सारी क्रिया पद्धति हिंदू योगियों वाली हो गई। तो ऐसा इन लोगों ने इसलिए किया कि इन लोगों को शास्त्रास्त्र करना था, यानी धार्मिक विषयों पर चर्चा करनी थी। तो जब तक उसकी तरह भेष नहीं बनाते तब तक उसके पास लोग सटते रहे। तो इस उद्देश्य से जो है उन्होंने हिंदू योगियों का, मदारियों ने
बनाया और इनका एक अलग क्रिया पद्धति थी जो इस्लाम से मेल नहीं खाता था। तो वो विषय अलग है, उसमें हम अंदर नहीं जाना चाहते हैं। इतनी बात हमने इसलिए बताया कि इनका जो क्रिया पद्धति था उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात था कि ये अपना पूरा चीज समाप्त कर देना चाहते थे, यानी इनके लिए जीवन का कोई मूल्य नहीं था। ये ईश्वर प्राप्ति के लिए बहुत कठिन कठिन साधना करते थे और एक तरीके से कहिए कि लोगों से धन लेना या लोगों से चंदा लेना या लोगों से पैसा लेना ये इनकी फितरत में शामिल था। आपके दुकान पर चले आए, हल्ला करने लगे, पैसा दीजिएगा तब जाएंगे वो। तो एक प्रकार से आपका भयादोहन इन्होंने किया। तो इनकी प्रकृति थी जो है पैसा छीन लेना, और इनका कोई घर नहीं होता था। मकवानपुर से बिहार में हिल्सा से बंगाल में बहुत सारे जितने मजार इनके थे, उनका ये साल भर दौरा किया करते थे और जहां भी जाते थे 40 दिन कम से कम जरूर रहते थे। तो रास्ते में जा रहे हैं तो जो दुकान मिल रहा है, जो आबादी मिल रही, सबसे पैसा लेते हुए जा रहे हैं। और ऐसा ऐसा लोहे का अस्त्र रखते थे कि उसको देख के लोग डर जाता था। लोहे के अस्त्र को अपने शरीर में घुसा लेते थे तो उससे लोग डर जाता था कि खून बहने लगा। तो ये सब एग्जाम्पल इसलिए दे रहे हैं कि इनके सामने, मदारियों के सामने अपने जीवन का कोई मूल्य नहीं था। अब ऐसी परिस्थिति में ये जो मदारी और बरहाना जाति थे, इनके एक नेता था। इस जाति का एक क्या था? नेता था। तो इन नेता का नाम था मजनू शाह। क्या नाम था? मजनू शाह। अब देखिए कि कारण विद्रोह का क्या था। तो तीर्थ यात्रा पर प्रतिबंध। तीर्थ यात्रा पर प्रतिबंध। अब यहां जो सन्यासी थे उनके लिए तीर्थ यात्रा था ही इंपॉर्टेंट। मदारियों के लिए तीर्थी यात्रा जीवन था। मदारियों के लिए इनका कोई घर ही नहीं था। ये घूमते रहते थे, इस मजार से उस मजार, उस मजार से उस मजार। और सबसे बड़ी बात है, जिस पीरियड का 18वीं शताब्दी का इतिहास हम लोग पढ़ रहे हैं, उस समय ये काफी प्रबल थे। इनकी संख्या, इनके मानने वाले लोगों की, इनके अनुयायियों की संख्या काफी थी, बहुत थी, और ये इसी ढंग से चला करते थे। तो जैसे ही तीर्थ यात्रा पर प्रतिबंध लगा तो इनके द्वारा जो है सबसे तीव्र विरोध किया गया, मदारी और बरहाना जातियों के द्वारा। और उस समय जो हमने नाम लिखा मजनू शाह, इसे कहा जाता है खलीफा। मदारी सिलसिला में जो उत्तराधिकारी होते हैं, जो उस सिलसिला को चलाते हैं, उसको क्या बोलते हैं? खलीफा। तो ये मजनू शाह वास्तव में क्या थे? तो खलीफा थे उस वक्त। तो इन्होंने सारे मदारियों को कलेक्ट किया और कलेक्ट करके क्या किया कि 1792 ईस्वी में, कब? 1792 ईस्वी में नटोर एक जगह है, ये अंग्रेजों की कोठी थी, इस नटोर को लूट लिया। इसके बाद अभी जो आप सारण देख रहे हैं, इस सारण में 5000 मदारी इकट्ठा हुए। और सबसे प्रभावित क्षेत्र जो था उनमें दिनाजपुर, रंगपुर, उसके बाद ढाका, उसके बाद किशनगंज, उसके बाद बर्दवान,
ये सब सबसे ज्यादा प्रभावित था। मजनू शाह के मृत्यु के बाद इनके दूसरा जो नेतृत्व दिया वो चिराग अली शाह ने। कौन? चिराग अली शाह। और 19वीं सदी के द्वितीय दशक तक इनका प्रभाव बना रहा। के द्वितीय दशक तक यानी 1820 ईस्वी तक। तो मदारी या ब्राह्मणा कौन थे ये मैंने समझाया। विद्रोह क्यों किया? तो तीर्थ यात्रा पर जो प्रतिबंध लगा, तो ऐसी परिस्थिति में जो मजनू शाह उस समय के खलीफा थे मदारियों के, उन्होंने सारे मदारियों को इकट्ठा कर लिया। और खलीफा का मतलब क्या होता है कि जो आदेश दिया तो उसके लिए मर मिटना। अब ये कितने ज्यादा थे उसका एक एग्जाम्पल्स ये मिलता है कि उस समय सारण जिला का जो एक अंग्रेज था जिसका नाम हमबोल्ट था, तो उसने पत्र लिखा। किसको पत्र लिखा साहब? तो ब्रिटेन में अपने जगह की स्थिति का कि सारण में 5000 मदारी इकट्ठे हो गए। 5-10 ही मदारी काफी होते हैं बवाल करने के लिए, और सारण में कितने? 5000 मदारी इकट्ठे हो गए। तो बजाते तौर पे सेना भेजी गई और तब वहां से मदारियों को निकाला गया। 1776 में इस विद्रोह की शुरुआत होती है नट्टोर से, और वहां पूरी तरीके से जो ब्रिटिश सत्ता थी उसको इन मदारियों ने समाप्त कर दिया। और उस समय से लेकर के पूरा बिहार और बंगाल, यानी आप कानपुर के मकवानपुर से लेकर के अभी जो बांग्लादेश का ढाका चुका जो इलाका है, ये पूरा 1776 से लेकर के 1820 ईस्वी तक मदारी लोगों के द्वारा जो है वो अंग्रेजों का विरोध किया जाता रहा और उनकी कोठियों को लूटा जाता रहा। इसमें एक नाम है भवानी पाठक का। इन मदारियों के जो है सहयोगी भी थे। क्या? सहयोगी के साथ दिया था। तो सहयोगी का भी नाम आता है, उसमें 2 नाम याद रखिएगा। देवी चौधरानी और भवानी पाठक। देवी चौधरानी और भवानी पाठक। अब देवी चौधरानी और भवानी पाठक ने साथ क्यों दिया? क्योंकि ये भी सन्यासी थे और ये भी उसी विचारधारा को मानते थे। तो इस तरीके से सन्यासियों ने अंग्रेजों को जो है उनकी नीतियों के खिलाफ एक पैर पर खड़ा रखा अपने विद्रोह के माध्यम से। लेकिन मजनू शाह और चिराग अली शाह की जब समापन हो गया 1820 के बाद, तो उसके बाद जो है वो ये विद्रोह जो है शिथिल पड़ गया, समाप्त हो गया। क्लियर? तो हमने अभी तक आपको 2 विद्रोह, एक सन्यासी विद्रोह और दूसरा फकीर आंदोलन पढ़ा है। अब तीसरा पर हम लोग देखते हैं। तो तीसरा विद्रोह जो था वो था पागलपंथी विद्रोह। क्या था? पागलपंथी। अभी आप हंस रहे हैं, एग्जाम में आएगा तो क्या कीजिएगा? है ना सर? आप देखिए इस चीज को कि आपके लिए ये 2 दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण। एक परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जाएंगे और दूसरा आपके देश की घटना है। तो आप नहीं जानेंगे तो कौन जानेगा? विदेश वाले जानेंगे तो आपका फिर एक्सप्लॉयटेशन शुरू कर देंगे। आप जानिएगा तो उससे उस एक्सप्लॉयटेशन से बचिएगा। इसलिए आपके लिए हिस्ट्री पढ़ना काफी। ये पागलपंथी थे कौन? पहले ये देखिए। तो ये अर्ध धार्मिक संप्रदाय था। अर्ध धार्मिक संप्रदाय। और ये जो अर्ध धार्मिक संप्रदाय था, तो इसका जो प्रभाव क्षेत्र था ये संपूर्ण भारत में नहीं था, बल्कि इसका प्रभाव क्षेत्र जो था
वो उत्तर पूर्वी भारत था। उत्तर पूर्वी भारत का आप समझ रहे हैं, यानी आज का जो आसाम, नागालैंड, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, ये सब ये जो 7 स्टेट्स हैं उसके बारे में बात की जा रही है, उत्तर पूर्वी में स्थित है। और ये जो संप्रदाय था, इसका जो विचार था या विश्वास था, वो सत्य पर था और समानता पर था और साथ ही साथ भ्रातृत्व पर था। यानी ये सब विचारधारा के मानने वाले थे। इस विचार से प्रभावित होकर करके जब इतना अच्छा विचार इनका था, तो इससे प्रभावित होकर के दूसरी जो जनजातियां थी, जो तो जनजाति बहुल ये था, तो दूसरी जो जनजातियां थी जिनमें जो था वो गारो और हैजांग, कौन? गारो और हैजांग, इसने भी साथ दिया। किसका? पागलपंथियों का। तो पागलपंथी वास्तव में कोई जाति नहीं थी, बल्कि पागलपंथी एक संप्रदाय था, एक कम्युनिटी था। और उस कम्युनिटी का विश्वास क्या था कि सत्य के अलावा और किसी चीज को हम नहीं मानेंगे, सभी लोग इक्वल हैं, बराबर हैं, और सभी लोग भाई भाई हैं। तो ये जो तीनों विचार था ना, ये तो सर्वांगीण था, यूनिवर्सल था, और ऐसे विचार का विरोधी नहीं हो सकता है। और ये लोग यही 3 विचार को प्रोपोगेट करते थे या फैलाते थे। सत्य समानता भ्रातृत्व। परिणाम क्या हुआ कि जो वहां के ट्राइब्स थे, जैसे गारो, हैजांग, खासी, जैंतिया, तो ये सब तो जंगलों में रहने वाले लोग थे। तो इन लोगों को भी इतने अच्छे विचार दिखाई जब पड़े, तो इन लोगों ने भी पागलपंथी संप्रदाय का साथ दिया। अब देखिए, विद्रोह हम लोग पढ़ रहे हैं, तो इस पागलपंथी विद्रोह का काउस क्या था, कारण क्या था? तो कारण था अंग्रेजों द्वारा पोषित जमींदार का शोषण। पोषित जमींदार का शोषण, यानी कहने का मतलब है कि यहां, यानी जो पूर्वोत्तर भारत था, वहां अंग्रेज डायरेक्ट शोषण नहीं कर रहे थे, बल्कि उन्होंने जमींदारों को इलाका दे दिया था और उसके माध्यम से शोषण करवा रहे थे। तो अंग्रेज पोषित जमींदारों के खिलाफ इन अर्ध धार्मिक संप्रदाय वाले जातियों ने जो है विद्रोह कर दिया। और इसका नेतृत्व जो किया, जो इसके नेता थे, उनका नाम था टीपू। क्या नाम था? टीपू। और इस विद्रोह के द्वारा जो है वो कुछ दिनों तक, यानी कुछ दिनों का मान लीजिए 1813 से 33 तक ब्रिटिश प्रशासन फ्लॉप हो गया। ब्रिटिश शासन जो पूर्वोत्तर क्षेत्र में था वो समाप्त हो गया, सबको भाग आना पड़ा। और इस समय में जो ये वाला पीरियड है, जब ब्रिटिश शासन समाप्त हुआ, तो इन लोगों ने अपने न्यायाधीश, मजिस्ट्रेट और कलेक्टर नियुक्त किए। मजिस्ट्रेट, कलेक्टर और न्यायाधीश नियुक्त किए। यानी ये सब पहले अंग्रेज था, अंग्रेजों को जब भगा दिया पागलपंथियों ने, तो फिर अपने न्यायाधीश, कलेक्टर और मजिस्ट्रेट नियुक्त किए। बाद में सेना ले जाकर करके इस क्षेत्र पर पुनः कब्जा किया गया। तो इस प्रकार से पागलपंथी विद्रोह जो 1813 से 33 का था, वो भी अंग्रेजों के लिए काफी विध्वंसकारी था। इसका स्नैपिंग ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं।
तो छात्रों, जो अगला विद्रोह है वो है फराजी आंदोलन। ये फराजी आंदोलन पूरे बंगाल में तो नहीं, लेकिन उसके दो डिस्ट्रिक्ट में ज़्यादा प्रभावी था। एक डिस्ट्रिक्ट जो था वो ढाका था और दूसरा डिस्ट्रिक्ट जो था वो फरीदपुर था। इसके जो नेतृत्व करता थे वो शरीयतुल्लाह थे और दादू मियाँ इनके पुत्र थे शरीयतुल्लाह। सबसे महत्वपूर्ण कारण जो था वो ये कि बंगाल इस समय नील उत्पादन का सबसे बड़ा केंद्र था। ये सिर्फ भारत का केंद्र नहीं था, बल्कि वैश्विक स्तर पे प्राकृतिक नील का बंगाल सबसे बड़ा केंद्र था और ये एक बहुत बड़ा शोषण का आधार था। तो वो गांधी जी का जब आंदोलन पढ़ेंगे तो उसमें उसको डिटेल्स में देखेंगे। यहाँ सिर्फ फराजी आंदोलन के परिवेश में ये बात हम लोग को जाननी है कि जो नील उत्पादक थे वो वास्तविक रूप से तो अंग्रेज थे, लेकिन भारतीय जमींदारों के सहयोग से जो है वो नील का उत्पादन करवाते थे या किया करते थे। तो इनके माध्यम से उनका शोषण था। शोषण का आधार क्या था? तो दादनी प्रथा थी। दादनी प्रथा क्या थी साहब? तो किसानों को पेशगी दे दी जाती थी, यानी अग्रिम भुगतान, और उसके माध्यम से उनको ये मजबूर किया जाता था कि आप जो नील का उत्पादन करेंगे वो हम ही को देंगे, सिर्फ हमें तो देंगे। लेकिन ये बहुत कम मूल्य पर लेते थे। तो जो किसान नील की खेती करता था, एग्रीमेंट कर लिया, तो वही खेती अपने खेत पर करना पड़ेगा, लेकिन प्रतिफल में उन्हें कुछ नहीं प्राप्त होता था किसानों को। और प्लस कि अगर किसी खेत पे 3 वर्षों तक लगातार नील का उत्पादन आप कर लेते हैं तो फिर वो भूमि बंजर हो जाती है। तो हमने नील का उत्पादन भी किया, भूमि भी मेरी बंजर हो गई, पैसा भी नहीं मिला। तो इससे बड़ा घोर एक्सप्लॉयटेशन क्या होगा? अब ऐसी परिस्थिति में अधिकांश किसान जो थे वो मुसलमान थे और अधिकांश जो जमींदार थे वो हिंदू थे। इसलिए अंग्रेजों ने हिंदू मुसलमान को लड़वाने की नीति अपनाई, लेकिन बहुत सौभाग्य की बात है कि इस तरह का कोई बात नहीं हो पाया। और शरीयतुल्लाह कुछ दिनों तक नेतृत्व किया, उसके बाद दादू मियाँ उनके पुत्र ने नेतृत्व किया। और सबसे बड़ी घटना ये घटी कि 7 अप्रैल 1839 ईस्वी को जो है वो दादू मियाँ की कोठी पर यानी मकान पे हमला कर दिया गया। प्रतिक्रिया में दादू मियाँ ने भी जो है जमींदार के पूरे घर को जला दिया। लेकिन अंत में जो है ब्रिटिशों के द्वारा इस विद्रोह को जो है दादू मियाँ के विद्रोह को दबा दिया गया। उनकी गिरफ्तारी हुई और गिरफ्तार होने के बाद उनको दंड दिया गया। तो इस तरीके से फराजी आंदोलन की शुरुआत हुई और उसका समापन हुआ। दूसरा आंदोलन है वहाबी आंदोलन। इसको थोड़ा डिटेल्स में आपको जानना होगा कि यहां से वहाबी आंदोलन और कूका आंदोलन, ये दोनों धार्मिक आंदोलन था, लेकिन बाद में चल के राजनीतिक आंदोलन में कन्वर्ट कर गया। यानी दोनों एक अंतःक्रिया का परिणाम था। शुरुआत तो इन दोनों आंदोलनों का धर्म के मुद्दे पर हुआ, लेकिन अंत में ये ब्रिटिश विरोधी हो गया। तो कैसे, वो जानते हैं। सबसे पहले वहाबी आंदोलन को देखिए। तो इसके जन्मदाता में हमने नाम लिखा है अब्दुल वहाब। क्या? तो ये भारत के नहीं थे, भारत में आए भी नहीं। इनका पूरा का पूरा क्षेत्र जो था वो अरब का इलाका था, और अरब के इलाका में इन्होंने, अब्दुल वहाब ने एक बात रखी कि जिस इस्लाम धर्म की स्थापना प्रॉफिट मोहम्मद सल्लम के द्वारा किया गया था वो अपने मूल पद से हट गया है और बहुत सारे बाहर आडंबर और कुरीतियां घुस आई हैं। इसलिए मूल इस्लाम धर्म को या शरीयत को स्थापित किया जाए। तो चूंकि इनका नाम वहाब था और इनके द्वारा ये आंदोलन चलाया गया, तो इसीलिए मध्य एशिया में इसको वहाबी आंदोलन के नाम से जाना जाता है। और इसी आंदोलन की परिणति थी कि सऊद ने जो है वो खिलाफत उस्मानिया को समाप्त करके अरब के रेगिस्तान में जो है वो एक नया किंगडम स्थापित किया अंग्रेजों के सहयोग से, जिसको हम लोग सऊदी अरबिया किंगडम के नाम से जानते हैं। तो ये तो था वहां, माने अरब में इसका जन्म हुआ, इस आंदोलन का, जिनका पीरियड था 1707 से लेकर इसमें पैदा हुआ, 1787 में मर गया। लेकिन इसकी हवा जो है भारत में भी आई, और भारत में इस हवा को लाने वाले व्यक्ति थे सैयद अहमद बरेलवी।
जिनका जीवन काल 1786 से 1831 था, कि उनके समकालीन नहीं हुए। वो 87 में मरे तो उनके मृत्यु के 1 साल पहले पैदा ही हुए थे, बच्चे होंगे। लेकिन जब बड़े हुए तो ये इनके विचारधारा से प्रभावित हो गए अब्दुल वहाब के, कि इसका मतलब भारत में भी जो है वो इस्लाम के जो मूल सिद्धांत है वो स्थापित नहीं है। तो इस उद्देश्य से सैयद अहमद बरेलवी के द्वारा जो है वो भारत में वहाबी आंदोलन की नींव डाली गई। लेकिन एक अंतर के साथ, वो अंतर क्या था कि इनका विचार ये था कि जब तक विदेशी सत्ता रहेगी तब तक इस्लाम धर्म में सुधार नहीं हो सकता है। तो हम विदेशी सत्ता को या सत्ता अपने हाथ में लेंगे तभी इस्लाम धर्म में सुधार होगा। तो ये आंदोलन पंजाब में शुरू हुआ। तो पंजाब में सत्ता तो अंग्रेजों की थी नहीं। जिस पीरियड को हम लोग पढ़ रहे हैं उसमें पंजाब में सत्ता सिखों की थी। बात समझ में आ रही है? तो इस प्रकार से पंजाब में यह आंदोलन सिखों के विरुद्ध हो गया और एक बहुत बड़ा युद्ध होता है 1831 ईस्वी में। कब? 1831, जिसको बोले बालाकोट का युद्ध। बालाकोट का युद्ध। इस बालाकोट का जो युद्ध हुआ था 1831 में, यह सैयद अहमद बरेलवी और सिखों के बीच हुआ था, जिसमें सैयद अहमद बरेलवी न केवल पराजित हुए बल्कि उनकी मृत्यु भी हो गई। क्लियर? तो जो धार्मिक स्वरूप था, इस उद्देश्य से कि जब तक सत्ता हमारे हाथ में नहीं आएगी तब तक जो है वो हमारा शरीयत स्थापित नहीं होगा, वो बालाकोट के युद्ध में समाप्त हो गया। इसका मतलब ये नहीं है कि ये आंदोलन खत्म हो गया, बल्कि उसके बाद, इनकी मृत्यु के बाद, मौलवी कासिम, विलायत अली, इनायत अली और अहमदुल्ला, ये 4 नाम आप याद रखेंगे। मौलवी कासिम, दूसरा विलायत अली, तीसरा इनायत अली और चौथा अहमदुल्ला। ये इसको सम्मिलित रूप से सादिकपुर परिवार बोलते हैं। और ये सादिकपुर परिवार कहीं और नहीं है, पटना में है। और पटना में के निकट जो है वो एक बड़ा गांव है, आप लोग देखे होंगे, आज भी उसके भग्नावशेष हैं। तो सादिकपुर परिवार का वहाँ के बहुत बड़े जमींदार ये लोग थे। तो आज भी उनका भग्नावशेष वहाँ है, माने अब लोग रहते नहीं हैं, लेकिन सारी बिल्डिंग्स वगैरह के टूटे हुए खंड जो है आपको मिल जाएंगे। उसके बाद ये जो वहाबी आंदोलन था वो पूरी तरीके से ब्रिटिश विरोधी हो गया, क्योंकि केंद्र कहाँ बन गया? पटना। ठीक है? और पटना में केंद्र बनाने के बाद इन्होंने 4 खलीफाएं नियुक्त किए 4 जगहों पे, क्योंकि प्रॉफिट के समय में 4 खलीफा के द्वारा इस्लाम फैला था, शरीयत स्थापित हुई थी। तो वहाबियों ने 4 खलीफा बनाया और बजाते तौर पे काबुल में अस्थायी सरकार की स्थापना की। और 1857 का जब विद्रोह शुरू हुआ, तो 1857 का विद्रोह तो संगठित नहीं था, ऑर्गेनाइजेशन नहीं था, जिसको जहां मिला वहां विद्रोह कर रहा अपने हितों के लिए। लेकिन वहाबी लोग बजाते तौर पे सैयद अहमद बरेलवी के समय से ही मिलिट्री ट्रेनिंग दिया गया था। तो ये लोग इस समय ज्यादा संगठित थे और अंग्रेजों को सबसे ज्यादा जो सामना करना पड़ा इन वहाबियों के द्वारा ही करना पड़ा। और 1857 का विद्रोह जब समाप्त भी हो जाता है तब भी वहाबी अपने आंदोलन को बंद नहीं करते, उसके बाद भी चलाते हैं। और वहाबियों पर को नियंत्रित करने के लिए ही आईपीसी में धारा 124A जोड़ा गया। ये भी एग्जामिनेशंस में आता है। कौन? आईपीसी की धारा, इंडियन पैनल कोड की धारा 124A। ये क्या है? देशद्रोह का धारा है, यानी देश के खिलाफ आप काम करते हैं तो आपको 124A के तहत जो है वो गिरफ्तार किया जाएगा। तो असंख्य लोगों को इस धारा के तहत, बहुत सारे वहाबी लोगों को जो है वो काला पानी की सजा मिली। कोई वहीं मर गए, कोई बूढ़े होकर के आए। और इस तरीके से 1866 तक ये आंदोलन चलता रहा। उसके बाद ये आंदोलन समाप्त हो गया। इसका एक झलक हम लोगों को बंगाल में भी मिलता है। कहाँ? बंगाल में। और बंगाल में इसका नेतृत्व किसने किया? तो टीटू मीर ने। वहां क्या था कि वहां पूर्वा के एक जमींदार थे जो दाढ़ी पर कर लगाते थे।
तो दाढ़ी कर के विरुद्ध जो है वो टीटू मीर चूंकि वहाबी विचारधारा से प्रभावित थे, इसलिए विद्रोह किया और पूर्वा के जमींदार के घर में आग लगा दी। प्रतिक्रिया स्वरूप इन्हें भी गिरफ्तार किया गया और इनकी भी हत्या की गई। तो इस तरीके से वहाबी आंदोलन की इतनी सारी घटनाएं आपके सामने प्रस्तुत किया गया। अब अंतिम है कूका आंदोलन। तो यह सिखों का आंदोलन था। तो जो काम वहाबियों ने किया वही काम कूका ने भी किया। कूका ने क्या किया कि ये प्रभावित क्षेत्र पश्चिमी पंजाब था, यानी आज जो पाकिस्तान में पंजाब चला गया उसमें, वहां एक नेता उभरे जिनका नाम था भगत जवाहर मल, जिन्हें सियान साहब के नाम से भी जाना जाता था, यानी पुकारू नाम था उनका। इनका विश्वास था कि सिखों के अंदर धार्मिक जो चीज है वो बहुत कम हो गई है और ये लोग गलत गलत परंपराओं में पड़ गए। इसलिए आरंभ में सिख धर्म में सुधार करना ही उनका मूल उद्देश्य था और इसमें सहभोज प्रथा, मांस और मदिरा का त्याग, ये सब मुद्दों को लेकर के उन्होंने आंदोलन करना शुरू किया। बालक सिंह जो था वो इनका सहयोगी था, इनका भगत जवाहर मल का। और इन लोगों ने सिखों के अंदर बहुत सुधार किया, लेकिन अंत में इन लोगों ने भी पाया कि साहब जब तक ब्रिटिश शासन पंजाब में रहेगी तब तक जो है वो सिखों में सुधार हम नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए पहले ब्रिटिश सत्ता को यहां से उखाड़ फेंका जाए। तो इनके द्वारा 1849 ईस्वी तक बहुत विध्वंस तरीके से आंदोलन चलाया गया, लेकिन 1849 ईस्वी में आके गायब हो गए। पुलिस ने मार दिया, अंग्रेजों ने मार दिया, ये खुद ये आंदोलन से अलग हो गए। इसके बारे में कोई अभी तक पता नहीं चला, ये अनुसंधान का विषय है। लेकिन कूका आंदोलन बंद नहीं हुआ। फिर एक नया नेतृत्व उभर करके सामने आया जिसका नाम है राम सिंह, और ये 1885 ईस्वी तक पंजाब में कूका आंदोलन 1885 ईस्वी तक राम सिंह चलाते रहे। अंत में राम सिंह को 1885 ईस्वी में गिरफ्तार कर करके बर्मा भेज दिया गया, और जब बर्मा इनको भेज दिया गया तब कूका आंदोलन क्या हो गया, समाप्त। तो ये था छात्रों वो सारे आंदोलन जो राजनीतिक और धार्मिक प्रकृति के थे। अगले क्लास में जो हम लोग मिलेंगे तो अनवर्गीकरण यानी अपदस्थ शासकों के आश्रितों का विद्रोह, अवध शासकों का विद्रोह और जनजातियों का विद्रोह क्रमवार ढंग से हम लोग पढ़ेंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। धन्यवाद।